सभी को नमस्ते। आज फिर से हम जुड़े हैं मनोविज्ञान के एक और पहलू को लेकर, परिवार संबंध और विज्ञान। आज के प्रस्तुतिकर्ता रामाशंकर जी देवघर झारखंड से हैं। इनके बारे में थोड़ा सा परिचय दे दूं। ये देवघर में ही इनका जन्म हुआ और तकरीबन 47 वर्ष की आयु है इनकी, और इन्होंने अपना 20 वर्ष इसमें से भारतीय वायुसेना को दिया है। 1996 से 2016 तक 20 वर्ष इन्होंने वायुसेना में अपनी सेवा दी। लेकिन इनके व्यक्तित्व में आध्यात्मिक रुझान, एक खोज, वो शुरुआत से ही इन्होंने महसूस की है, जैसा कि उनसे संवाद से पता चलता है। और ये खोज काफी तीव्र थी, तीक्ष्ण थी, यहाँ तक कि जिंदगी के बड़े निर्णय भी उससे प्रभावित रहे, जैसे शादी न करने का निर्णय। परंतु मध्यस्थ दर्शन जो कि उनके जीवन में 2010 में तकरीबन आया, और उसके बाद इनके सोचने के तरीके में जो बदलाव आया, उससे उन्होंने इस निर्णय को वापस लिया और अभी 2 संतान के पिता के रूप में उनकी परवरिश करते हुए, मध्यस्थ दर्शन को गहराई से समझते हुए, और जो इनकी भूमिका है इसके लोकव्यापीकरण के लिए, वो अतुलनीय है। जो कि मैं भी देवघर में हूँ, ये धुरी की तरह यहाँ पर बने हैं और मध्यस्थ दर्शन को समझते हुए सबको ये कैसे पहुंचे, इसके लिए अनवरत लगे हैं। इस बात को हम सभी महसूस करते हैं। मनोविज्ञान में परिवार को इन्होंने चुना है, इसके पीछे भी इनकी शायद यही दृष्टि होगी कि परिवार जो कि इस समाज की मौलिक इकाई है, और ये 10 सोपानीय व्यवस्था जो कि हम मध्यस्थ दर्शन में पढ़ते हैं, 10 लोगों के परिवार से विश्व परिवार तक की 10 सोपान की मौलिकता को समझने के दृष्टिकोण से शायद उन्होंने अपने विषय को परिवार संबंध और उसका मनोविज्ञान ऐसा चुना है। आज की प्रस्तुति इसी आलोक में होगी। आज की प्रस्तुति में वो संबंधों को नहीं पहचान पाने की वजह से जो चुनौतियां हम परिवार में देख रहे हैं, समाज में देख रहे हैं, और उसके फलन में धरती के बीमार होने में इसका कितना हस्तक्षेप है, उसको देख रहे हैं। उसी के इर्द गिर्द इनकी प्रस्तुति है। इस प्रस्तुति से मैं अपेक्षा रखता हूं कि इसमें हमें अपने कमियों को और समाधान की दिशा को देखने का अवसर मिलेगा। इनकी प्रस्तुति एक आईना होगी जहां हम अपनी वस्तु स्थिति को झांक पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं रामाशंकर भाई का स्वागत करता हूं, उन्हें आमंत्रित करता हूं अपनी प्रस्तुति के लिए। जी धन्यवाद। रामाशंकर भाई, आपका स्वागत। धन्यवाद भैया। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है ना? जी थोड़ी सी कम है, यदि इससे बढ़ पाए तो वॉल्यूम, हाँ थोड़ा नजदीक ले आए इसको। जी भैया, अब आ हाँ रही है ठीक, आवाज? हाँ ठीक है, चलिए। तो परिवार मनोविज्ञान के अंतर्गत संबंध के स्वरूप को स्पष्ट करना, संबंध की मौलिकता को स्पष्ट करना, और इसकी स्पष्टता नहीं होने से जो चुनौतियां आज समाज में हैं उसका अध्ययन करना, उसके उपाय को खोजना, ये मैंने जो है अपने लिए सब्जेक्ट के रूप में चुना है। परिवार मनोविज्ञान का पूरा कोर्स जो है वो 3 यूनिटों में है। इसमें एक यूनिट पर अभी पिछली प्रस्तुति भी मेरी इसी यूनिट पर थी, जिसका एक आंशिक भाग ही मैं पिछली बार रख सका था। आज उसी का
ये अग्रिम भाग है जिसको मैं आप सबके बीच रखूँ। यहाँ एक दो बात मैं अपनी ओर से रखना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा जो भी कंटेम्पररी मनोविज्ञान चल रही है उसमें बहुत मैं खोजबीन नहीं कर सका। कुछ देखने का प्रयास किया लेकिन कोई कंटेंट हमें उस तरह से दिखाई नहीं पड़े जो हमें लगता है कि हमारी ओर से मनोविज्ञान के माध्यम से जाना आवश्यक है। इसलिए चुनौतियों के जो स्वरूप को मैंने इसमें तय किया है, यह सब मेरी आज तक की जो अध्ययन से जो भी अपनी मानसिकता तैयार रही उसी के आधार से रखा है। इसलिए आप सभी से सादर विनय भी है कि आप इसको ध्यान से एक बार देखकर मुझे जहाँ पर लगे कि यह आवश्यक नहीं है तो अवश्य मुझे इंगित कराए, या जहाँ लगे कि इसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है उसको भी इंगित कराए। दूसरी बात, मैंने ये प्रेजेंटेशन के रूप में अब तक तैयार नहीं किया है या नहीं कर सका हूँ, ऐसा कहना चाहिए। प्रेजेंटेशन के लिए मुझे कुछ इसके नोट्स तैयार करने चाहिए, उसको पावर पॉइंट में या इस तरह से उसको डिजाइन करना चाहिए। अब तक इसी यह मैंने हैंड राइटिंग में ही लिखा हुआ है और अब जाकर एक दो दिन में इसको पुनः जो है टाइप राइटिंग से इसको टाइपिंग करने का प्रयास करने वाला हूँ। इसलिए कोई प्रेजेंटेशन के रूप में तो मैं अभी आप सबके बीच रख नहीं पाऊंगा। जिस तरीके से मैंने लिखा है उसी तरीके से मैं आप सबके बीच रख सकूंगा। तो इसलिए भी मैं एक बार आप सभी से क्षमा मांगूंगा। और दूसरी बात यह जो जितनी भी समस्याओं के स्वरूप को मैंने आइडेंटिफाई किया है और इसको जो लिखने में जो मेरा श्रम गया तो इसमें करीब 36 पेजेस अब तक लिखे जा चुके और 36 पेज को आज लिख आप सबके बीच रख पाना शायद मेरे लिए बहुत मुमकिन नहीं हो पाएगा। थोड़ा तेजी से ही मैं पढ़ने का प्रयास करूंगा और आप सबसे विनय है कि आप इसको अधिक ध्यान लगाकर सुने, क्योंकि थोड़ी तेजी से ही मैं आगे बढ़कर इसको पूरा रखने का प्रयास करूँ। एक बात और मुझे रखने का मन हो रहा है, यह कि जब मैं इसको लिखने के लिए बैठा तो इसके पूर्व मेरे भीतर बहुत असंतोष थी कि मैं क्या लिख सकूंगा, जबकि मैंने आज तक कोई मनोविज्ञान की पढ़ाई नहीं की। मेरा जो अध्ययन है वो +2 तक साइंस रहा और आगे हिंदी से मैंने एमए किए और इसके बीच में मैं 20 साल जो है एयरफोर्स में जॉब में था। तो इस प्रकार से मनोविज्ञान जैसी किताब से तो डायरेक्ट मेरा रूबरू होना कभी आज तक हुआ नहीं। इसलिए जब लिखने की बारी आई तो मेरे भीतर तो बहुत संशय था कि क्या मैं भी इसके लिए कुछ अपनी उपयोगिता रख सकता हूँ। लेकिन जब 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 लिखने के लिए बैठा हूँ, आवाज नहीं आ रही है? माइक को थोड़ा हाथ से पकड़ लें, मुंह के पास ले आए तो शायद और बेहतर आवाज आएगी। अब आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। तो जब मैं लिखने के लिए बैठा इसके पूर्व अनम्यूट कर लें आप, म्यूट हो गए हैं रामाचंद्र भाई। योगेश भैया ने के विशेष प्रमोशन से ही मैं आगे बढ़ पाया हूँ, इसलिए मैं उनके प्रति विनम्र कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि ये अवसर दे करके मुझे मेरी ही प्रतिभा से जो है परिचय कराने का उन्होंने एक बड़ा काम किया है। और जो मैंने लिखा है यह आवश्यक नहीं लगता कि यह कितना मनोविज्ञान में यह जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन यह तो मुझे अवश्य लगता है कि इतने बिंदुओं को देख पाया हूँ मैं। तो आप सभी के भी अब अधिक समय नहीं लेते हुए मैं अपनी बात रखना शुरू करता हूँ। तो पिछली बार जो है मैंने संबंध की मौलिकता को रखा था, जिसमें यह पहचानने का प्रयास कराया था कि संबंध का स्वरूप क्या है, जो तार्किकता में सहज ही स्पष्ट होते हैं और वर्तमान स्थिति में जो संबंध का स्वरूप है वह भी हमने देखने का प्रयास किया।
साथ ही संबंधों में जो आई गिरावट है उसमें मूल घटक क्या क्या हैं जो उत्तरदायी हैं, इसको भी देखने का प्रयास किया। जो घटक वैज्ञानिकों के द्वारा दिखाए जाते हैं कि हमारे बीच में संवादहीनता होने से, हमारे बीच में परस्पर स्नेह नहीं होने से, परस्परता में एक दूसरे का सम्मान का भाव नहीं होने से, आदि आदि कई प्रकार से कई संदर्भों को लेकर मनोवैज्ञानिकों के द्वारा रखा गया है। लेकिन यह सब क्यों नहीं हुआ है, इस पर कोई विशेष विश्लेषण मुझे देखने में नहीं आया। वहाँ मैंने इस बात को रखने का प्रयास किया है कि मानव सुख चाहता है, अर्थात संबंध में जीना चाहता है, सभी के साथ जीना चाहता है, सबके लिए अच्छा करना चाहता है। जब संबंध को जीना चाहता है, अच्छा करना चाहता है, तो यह ऐसा विरोधाभास कैसे पैदा हो गया कि उसमें संवेदनहीनता आ गई, उसमें विश्वास की कमी हो गई, उसमें सम्मान का अभाव हो गया, यह सब कैसे हो गया। तो जरूर इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर हमारा ध्यान अब तक नहीं जा सका है। इसलिए परिवार मनोविज्ञान के अंतर्गत हमें इन मुद्दों को अच्छे से स्पष्ट करना हमारी आवश्यकता हो जाती है। इसलिए विद्यार्थियों से यह सहज अपेक्षा बनती है कि इन मुद्दों को गहराई से समझ पाएं और समझ कर फिर उसे विश्लेषित कर और आगे के जो पथ हैं उसको विकसित कर पाए। तो उसमें हमने इस बात को भी जिक्र किया है कि इस सेमेस्टर में हम इसकी स्थूलता को ही देखेंगे, आगे सूक्ष्मता से आगे के सेमेस्टर्स में हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ इतना देखने का प्रयास कर पा रहे हैं कि संबंध की मौलिकता का स्वरूप यह है और वर्तमान में आज स्थिति यह है। घटक में जिन घटकों की कमी की बात मनोविश्लेषक कह रहे हैं, उसके नहीं होने का कारण क्या है, इसकी अस्पष्टता अब तक रही है, जिसको स्पष्ट कराने की आवश्यकता अब सहज बनी हुई है। एक संदर्भ रखते हुए मैंने अपनी बात को प्रारंभ किया था और उसी संदर्भ को आगे भी मैंने फैलाया है संबंध को समझने के लिए, कि जैसे हमने अमरूद का उदाहरण लिया था कि अमरूद का फल जो है अमरूद के पेड़ से जुड़ा हुआ है। हम अमरूद को चाहें और अमरूद के पेड़ को न चाहें, ऐसा हो नहीं सकेगा। अमरूद के पेड़ के साथ यह जो बंधन है, यह जो जुड़ाव है, यह पहचानने का अर्थ है। फिर अमरूद का पेड़ भी यह समग्र प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। यह प्रकृति अगर न हो, यह वातावरण न हो, यह मिट्टी पत्थर वायु जल आदि न हो, तो शायद फिर यह अमरूद के पेड़ भी नहीं हो सकते। इसलिए एक अमरूद पूरी प्रकृति के साथ अपने संबंध को बनाए हुए है। यह संबंध की मौलिकता है और इस मौलिकता के आधार से क्या मानव ने मानव के साथ संबंध की पहचान की है, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको देखने की आवश्यकता है। तो हम लोगों ने आज तक शायद इस प्रकार से संबंध को देखने का अभ्यास हमारा हुआ नहीं और इस प्रकार से इसके मनोविज्ञान के पक्ष को पहचानने का अभ्यास नहीं हुआ है। अब हम इसको पहचानने का यहाँ पर कुछ देखने का अभ्यास करेंगे। इसके पूर्व हम पहले उन चुनौतियों को हम देख लें, जो चुनौतियां आज हमारे समक्ष संबंध की पहचान के अभाव में उपस्थित हो गई हैं और जो एक प्रकार से सूरसा की भांति हम सबको खाए जा रही है, जिसका कोई उपाय हमें जो है देखने में नहीं आ रहे। जैसे हमने कहा है कि संबंध अभी जो है वो स्थायी नहीं हो पा रहे। तो संबंध क्यों नहीं स्थायी हो पा रहे हैं, इसको हमको देखना एक आवश्यकता है। संबंध कई प्रकार के हैं, जैसे माता पिता पुत्र पुत्री के साथ संबंध, भाई बहन के साथ संबंध, मित्र मित्र के साथ संबंध, शिक्षक और छात्र के साथ संबंध। ये सारे संबंध ऐसे संबंध हैं जिनमें से किसी को भी हटाना संभव नहीं और इन सभी संबंधों को की मौलिकता, इन सभी संबंधों की आज की यथार्थता को देखने का प्रयास करें तो हमें देखने में आता है कि ये सभी संबंध अस्थायी रूप से ही रहते हैं। आज जो हमारे माता पिता हैं, आज जो उनके प्रति संवेदनाएं हैं, वे कल बदल जाती हैं, वे इतने स्थायी रूप से नहीं रह जाते। भाई बहन के संबंध में, भाई भाई के संबंध में भी यह उस प्रकार से नहीं रह जाता।
भाई भाई के संबंध में तो इसकी विकृति इतनी अधिक है कि विवाह के पश्चात जो है भाई भाई आपस में अलग हो जाते हैं, बल्कि एक दूसरे का चेहरा भी देखना कई कई घरों में संभव नहीं होता, मतलब आवश्यक, उनको बुरा लगता है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो जो संबंध जिनके लिए हम बचपन में एक दूसरे के साथ होकर गौरवान्वित और विश्वास को महसूस कर रहे थे, वही संबंध आगे जाकर जो है हमारे लिए विशेष मायने नहीं रख पाते। इनको हमने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। शिक्षक छात्र संबंध में भी यही स्थिति आज है कि छात्र बड़े हो जाते हैं और शिक्षक को भूल जाते हैं। शिक्षक भी वह पूर्ण रूप से वह निरपेक्ष भाव से शिक्षक छात्र संबंध के आधार से दिखाई पड़े, ऐसा भी देखने में नहीं आता। इसका अर्थ है कि शिक्षक छात्र संबंध के स्वरूप को भी अगर हम बढ़िया से देखने जाएं तो बहुत जल्द ही ये अस्थायित्व को भी प्राप्त कर जाते हैं। जो संबंध समाज को, परिवार को आगे बढ़ाता है, वह उस संबंध की स्थिति अगर इस प्रकार की है तो यह हमारे जीने का कैसा स्वरूप बनेगा, यह देखने का मुद्दा है। और इसे मनोविश्लेषक हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो या सामाजिकता को महसूस करने वाले लोग हों, इन सभी की ओर से यह अब देखा जाने लगा है कि संबंधों के अस्थायित्व को यदि जल्दी ही एड्रेस नहीं किया गया तो मानव का जीना जो है दुर्लभ दुष्कर हो सकता है। ऐसे ही दूसरी जो चुनौती मेरे ध्यान में आई वह है कि संबंध में अखंडता का अभाव रहा। हम खंड खंड में ही संबंध को पहचानते रहते हैं, तो संबंध खंड खंड में नहीं होते। अमरूद के उदाहरण से हमने ये स्पष्ट किया ही है कि अमरूद का अमरूद के पेड़ के साथ संबंध है, और ऐसे ही अमरूद के पेड़ का अमरूद के साथ संबंध है, अमरूद के पेड़ का प्रकृति के साथ संबंध है, और प्रकृति का भी अमरूद के साथ, अमरूद के पेड़ के साथ संबंध है। ये सभी परस्पर संबंधित, किसी एक को पकड़ लें और बाकी को हटा दें, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होता है तो उसकी जो उसका अस्तित्व जो है वही खतरे में आ जाता है, उसका अस्तित्व नहीं रह जाता। तो मानव के साथ जब संबंध की बात करें तो कोई मेरा पुत्र है और कोई दूसरे का पुत्र है, यहाँ अपना और पराया को हम बहुत अच्छे से पहचान रहे हैं। जब संबंध होगा तो अपना और पराया कैसे, इसको हमने यहाँ पर बढ़िया से दिखाने का प्रयास किया है। मैं इसको पुनः जो है लौट कर देख नहीं सका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको पूरा पढ़ करके ही आप सबके बीच रखूँ। जितना समय बचता है इतने ही समय में इसको जितना हो सकेगा उसको आज हम रखेंगे। अगले दिन किसी दिन जब भी हमें मौका लगेगा तो अब जो बच जाएंगे उसको मैं रखूँ। तो मैं एक बार पढ़ करके ही आप सबके बीच रखता हूँ। जो दूसरी बड़ी चुनौती जिसको हमने पहचाना है कि संबंध में अखंडता का अभाव है, इस पर आज तक के मनीषियों का, मनोविश्लेषकों का ध्यान बहुत स्पष्टता से शायद नहीं जा पाया है। जब हम संबंध को लेकर सोचते हैं तो हमारा ध्यान परिवार में संबंध के ही इर्द गिर्द होता है। जब माता पिता पुत्र पुत्री संबंध की हम बात करते हैं तो हमारा केंद्रीय ध्यान केवल एक माता पिता और उनके पुत्र पुत्री पर ही होता है। ऐसे ही जब हम भाई बहन की भी बात करें तो हमारा आशय किसी भी परिवार में जो भाई बहन या भाई भाई हैं उन्हीं को लेकर होता है। मित्र मित्र संबंध की भी बात करें तो जो मित्र रूप में मेरी जिंदगी में मैंने पहचाना है उनके साथ मेरा संबंध कैसा है, इसी पर हमारा ध्यान होता है। शिक्षक छात्र संबंध हालांकि परिवार से आगे बढ़कर समाज और राष्ट्र को छूता हुआ भाषित तो होता है, किंतु उसमें भी व्यक्तिगत विकास ही अर्थात छात्र का अथवा विकास का वरीय रूप में रहता है। पति पत्नी संबंध को तो शुद्ध रूप से हम केवल और केवल एक दूसरे से सुख भोग के रूप में ही पाते हैं। इनके बारे में कहा तो यह जाता है कि यह दो परिवारों का मिलन संबंध है, किंतु मानसिकता में इंद्रिय सुख भोग के अलावा शायद ही इस संबंध का कोई लक्ष्य
अथवा अर्थ दोनों ही के द्वारा स्वीकारा हुआ होता है। हम दो और हमारे दो की मानसिकता इस संबंध का अंतिम विकास है, ऐसा हम देख ही सकते हैं। पीछे संबंध की मौलिकता में हमने मनोविश्लेषकों से सुना कि संबंधों में प्यार, विश्वास, सम्मान, स्नेह, संवाद, सहिष्णुता, उदारता, सहयोग आदि की आवश्यकता है, जिनकी पूर्ति से संबंधों में माधुर्य को बनाया जा सकेगा। लेकिन जब हम इन मूल्यों की बात करते हैं तो इनका आशय एक परिवार में जी रहे मानवों के बीच अंतर संबंध कैसे माधुर्य रूप में बने रहे, इस पर ही होता है। हमें बहुत से ऐसे परिवार देखने को मिल सकते हैं जहां परिवार सदस्यों में अंतर संबंध माधुर्य के साथ जीते हुए मिलता हो। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या ऐसे परिवारों का कोई मल्टीप्लिकेशन भी हो पाता है? क्या ये परिवार समाज के साथ अपनी अखंडता को पहचान पा रहे होते हैं? जैसे एक परिवार में सभी सदस्यगण, चाहे वे जिस पद में भी हो, समान होते हैं, सभी की समान सम्मान और अधिकार होता है, तो क्या ये परिवार जो अपने अंतर संबंध में खुशहाली को जी पा रहे हैं, वे परिवार समाज के साथ अपने संबंध समाज के अन्य इकाइयों के साथ समानता, समान सम्मान और अधिकार के रूप में देख पाते हैं? तो इन प्रश्नों का तुरंत ही उत्तर आता है कि नहीं। अर्थात एक परिवार ने भले ही अपने अंतर संबंधों में प्यार, सम्मान, विश्वास आदि को कथित रूप से विकसित कर भी लिया हो, लेकिन उनकी समृद्धि, मूल्यपूर्वक जीने का दायरा उनके माने हुए अपने परिवार तक ही होता है। जबकि किसी भी परिवार की समृद्धि में उस परिवार का योगदान न्यूनतम ही रहता है। यह तो समाज ही है जहां से उनके समृद्धि के लिए, यहाँ तक कि परस्पर विश्वास, सम्मान आदि भावों के लिए भी आवश्यक व्यवस्था पूरी हो रही होती है, जिसका वे मात्र अपनी कला से अपने परिवार में संपादन करने का काम ही कर रहे होते हैं। इस तरह से देखें तो परिवार हमेशा ही समाज से बाहरी मानवकृत व्यवस्था से जुड़ा हुआ ही होता है। और जब हम ऐसी बात समझ पाएंगे तो हमें यह भी समझ में आएगा कि क्रम से समग्र विश्व ही एक परिवार है और समग्र विश्व में रहने वाले परिवार परस्पर भाई भाई, मित्र मित्र आदि हैं। जब यह बात सिद्ध हो जाती है तो अब यह मूल्यांकन करना आसान हो जाता है कि आज संबंध को लेकर हम अखंडता को न तो महसूस करते हैं और न ही जीते हैं। अपने पराये के काले दीवालों से ही हमारे घरों की दीवारें बनी होती हैं, इसलिए हर जगह शोषण, युद्ध, धनी गरीब, छोटा बड़ा को हम देख ही सकते हैं। अर्थात संबंध में हमें अखंडता नहीं दिखाई पड़ता। मेरी बहन मेरी बहन है किंतु दूसरे की बहन मेरी नहीं। ऐसे ही सभी संबंधों में देख सकेंगे। आखिर हम अपने परिवार के लिए अधिक से अधिक धन कमाने के प्रयास में लगे रहते हैं, तो यह अतिरिक्त धन जिसके उपार्जन में मेरा कोई श्रम नहीं, वह कहां से आएगा? वह तो किसी अपने ही परिवार से कटकर ही तो आएगा। लेकिन क्या इसका हमें तनिक भी भान अथवा क्षोभ होता है? हमारे पास अपनी आवश्यकता से अधिक मात्रा में मकान, गाड़ियां आदि आदि होती हैं और इनके लिए हम निरंतर झूठ सच में लगे भी होते हैं। यह सब किसके लिए? अपने ही परिवार के लिए ही ना। लेकिन उस समय हमें यह ध्यान में नहीं होगा कि जिन अपनों के लिए हम यह कर रहे हैं यह उन्हें उनकी जरूरत नहीं है। अर्थात अतिरिक्त मकान आदि जो कुछ भी हैं और जिनसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष छीन कर हम ला रहे हैं, वे भी तो अपने ही हैं। कुल मिलाकर बात करें कि जैसे प्रकृति में एक अखंडता है जिसके आधार पर प्रकृति में संतुलन भी है और हर इकाई के अंतर संबंध पूर्वक उसकी निरंतर परंपरा भी है, वैसा मानव के साथ संबंध में अखंडता को हम देख नहीं सकते। मानव अलग अलग दिखाई पड़ते, भले ही संगठन, राज्य आदि व्यवस्थाएं हमें आज दिखाई दे, लेकिन इन्हें गहराई से हम देखेंगे तो अखंडत्व हमें अपेक्षा में ही दिखेगा। जीने में परस्परता में एक होड़ दिखाई पड़ेगी, एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की, एक दूसरे से श्रेष्ठ दिखने की, एक दूसरे से अलग कुछ विशेष पद पाने की हमें पागल दौड़ और दौड़ ही दिखाई पड़ेगी। इस तरह संबंध की विफलता में एक बड़ी चुनौती है अखंडता के नहीं होने का, जिसके कारण आज मानव समाज समुदायों में परस्पर विरोध में
परस्पर एक दूसरे पर हावी रहने में बटा हुआ है, जिसे आज हम अच्छा। देख ही सकते हैं। जी भैया कुछ कह रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। और वो माइक अनम्यूट रह गया था किसी का, इसके लिए सवाल है। तो ये दूसरी चुनौती के रूप में हमने देखा था कि संबंध जो है वो अखंड नहीं है। एक तीसरी चुनौती जो मैंने पहचाना है वो है संबंध की स्वीकृति में पूरकताएं स्पष्ट नहीं। ये महत्वपूर्ण बात है जिस पर हमारा ध्यान जाने की आवश्यकता है कि पूरकता क्या है, यही स्पष्ट नहीं। मैं इसको कैसे रखा हूं, आप सबके बीच रखता हूं। संबंध की मौलिक अधिक अवधारणा ही पूरकता है। कोई वस्तु किसी से संबंधित है तो स्वाभाविक अर्थ यही है कि वे वस्तुएं परस्पर अनुबंधित हैं और पूरक हैं, और ऐसा होते हुए उनके परस्पर अंतर संबंध से एक व्यवस्था प्रकाशित रहती है। जब मानव मानव के बीच में संबंध की बात करेंगे तो यहाँ भी कई प्रकार के संबंध को हम देख सकते हैं, जैसे माता पिता पुत्र पुत्री संबंध, भाई भाई बहन बहन, भाई बहन संबंध, मित्र मित्र संबंध, पति पत्नी संबंध, गुरु शिष्य संबंध, व्यवस्था के साथ भी संबंध आदि। अगर ध्यान से देखें तो हमें यह सब पता चलेगा कि ये सभी संबंध मानव मानव के बीच अलग अलग प्रकार की पूरकताओं के ही नाम है। बच्चे को जन्म लेने के लिए एवं पोषण संरक्षण के लिए माता पिता के साथ उनका सहज संबंध है। ऐसे ही भाई बहन, भाई भाई, बहन बहन संबंध भी अन्य प्रकार की पूरकताओं को लिए हुए, जिसमें जिसमें हर बच्चा स्वयं के साथ सहयोग, परस्पर व्यवहार, परस्पर खेलकूद आदि को प्राप्त कर पाता है और खुशहाली और अपनेपन के भाव के साथ जी पाता है। माता पिता भी अपनी संतान के साथ खुशहाली को महसूस करते हैं और इस तरह अपनी संतान को के जन्म से लेकर पोषण संरक्षण की पूरकता के लिए भी हमेशा तत्पर रहते ही। मित्र मित्र संबंध में भी ऐसे ही सहयोग, परस्पर खेलकूद, परस्पर किसी कार्यक्रम को पूरा करने के अर्थ में साथ खड़े रहना आदि पूरकताओं को हम देख सकेंगे। पति पति पत्नी संबंध भी इसी प्रकार से संतान प्राप्ति की संवेदना, एक परिवार को चलाने की प्रेरणा, शारीरिक मानसिक अभाव को पूरा करने में परस्पर पूरक रूप में देखे जा सकते हैं। गुरु शिष्य संबंध में भी पूरकता पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष है ही। व्यवस्था के साथ संबंध में भी पूरकता ही स्पष्ट होता है। बारीक से ध्यान देने पर हमें पूरकताओं के स्वरूप खुलते हैं और उन पूरकताओं के अर्थ में संबंध की स्वीकृतियां जो हर मानव में सहज स्वाभाविक है को आसानी से पहचाना जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या संबंध की सहज स्वाभाविक स्वीकृति में पूरकताएं वास्तव में सभी के समक्ष स्पष्ट हैं? संबंधों के हालात देखने पर तो यही स्पष्ट होता है कि यदि पूरकताएं स्पष्ट होती तो परस्परता में विरोध, द्वेष, ईर्ष्या, संघर्ष, शोषण ये सभी कैसे? भाई भाई को अपना भाई तो स्वीकारता है किंतु उसके प्रति अपनी कुछ पूरकता भी है और उसके निर्वाह होने में मैं भाई हूं अथवा वह भाई है, यह कदाचित पूर्ण रूप से अस्पष्ट ही होता है। इसी कारण से बचपन में जो झगड़ा मात्र खेलकूद का अंग होता है वही बड़े होने के बाद बड़ा सा युद्ध, टकराहट आदि में बदल जाता है, युद्ध में बदल जाता है। बचपन में हम भाई बहन थे, मस्ती करते थे, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे, किंतु बड़े होने के बाद संबंध औपचारिक व्यवहार मात्र बनकर रह जाता है। परस्परता में मूल्यों की बात करें तो बहुत हद तक वह स्थूल व्यवहार की सीमा तक ही उसकी व्याप्ति होती है। क्यों कोई भाई, क्यों कोई बहन, क्यों कोई मित्र है, इस क्यों का बहुत सार्थक अर्थ हमारे पास नहीं होता। इसलिए हम भाई की जगह हिस्सेदार बन जाते, बहन की जगह प्रतिद्वंदी दावेदार बन जाते। क्या भाई भी कल के चाचा या मामा नहीं है? बहन ही कल की बुआ या मौसी नहीं है? फिर ये संबंध भयग्रस्त, द्वंद्वग्रस्त, क्षोभग्रस्त कैसे? संबंध में तो माधुर्य होता है, खुशहाली रहती है, परस्पर मूल्यों भावों का प्रवाह होता है। फिर ये शुष्कता, अपने पराई की दीवार आदि यहाँ कहाँ से विकसित हो जाते? यह तो हुई एक परिवार की बात,
इसी बात को थोड़ा सामाजिक पृष्ठभूमि में ले जाए तो यह और भी अस्पष्ट है। कहने में तो हम भारतवासी भाई भाई, किंतु पूरकता में हम खोखले होते। संगठनों, सामाजिक संस्थानों में लोगों के बीच परस्पर कार्य संपादन होता है, तथापि उनमें भी आपस में एक महीन होड़ दिखाई पड़ता है, जो एक दूसरे से छिपाकर कहीं आगे निकल जाना चाहता है। इसलिए संबंधों में हमें विश्वास की जगह रहस्य दिखाई पड़ेगी, सम्मान की जगह ईर्ष्या दिखाई पड़ेगी, और स्नेह की जगह कुछ छोटे मोटे स्थूल औपचारिक व्यवहार दिखाई पड़ेंगे। ऑफिसों में या संगठनों में कई प्रकार के शोषण दिखाई पड़ेंगे। आजकल यौन शोषण भी शोषण का एक भाग बन गया। कदाचित यह संबंध में पूरकता की सही पहचान नहीं होने के कारण ही लड़का लड़की नजदीक आते हैं, पूरकता स्पष्ट नहीं होती, तो वे शारीरिक संवेदना पूर्ति ही इसका अर्थ समझ लेते, पूरकता का स्वरूप समझ लेते हैं। फलस्वरूप कहीं यौन शोषण तो कहीं पारस्परिक और सामाजिक और पारिवारिक संबंध भी स्थापित कर लेते, जिनकी कोई वैधानिक स्वीकृति न तो समाज देता है न तो परिवार, और इस संबंध का कोई अर्थ भी नहीं रहता। संबंध में पूरकता के स्वरूप को नहीं पहचानने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण हम विद्यालयों में भी देख सकते हैं। विद्यालय में बच्चों के बीच संबंध क्या है यह अस्पष्ट रहता है। फिर भी यदि बच्चे आपस में भैया दीदी कहते भी हैं, तो इस भैया दीदी संबोधन में पूरकता किस बात की है यह पूर्ण रूप से अस्पष्ट रहता है। यही कारण है कि किशोरावस्था से युवावस्था की ओर कदम रखते रखते वे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे संबंध की कल्पना में बहने लगते। इस तरह समाज में हम एक कैओस, कंफ्यूजन की स्थिति को देख सकते हैं। हम साथ होना भी चाहते हैं, लेकिन हमारी पूरकता का क्या स्वरूप है हमें स्पष्ट ही नहीं रहता। पति पत्नी संबंध में भी पूरकता किस बात की है यह आमतौर पर आज स्पष्ट नहीं। इसलिए परिवार में अशांति, असंतोष, परस्पर हस्तक्षेप, विरोध, अतिव्याप्ति, अनाव्याप्ति जैसे वातावरण को पति पत्नी संबंध में हमें देखने को मिले। पति पत्नी एक छत के नीचे रहते तो हैं, किंतु उनमें परस्पर संवाद की कोई बहुत स्पष्ट स्थली नहीं रहती। प्यार का तात्पर्य वस्तु या इंद्रिय सुख भोग से अधिक नहीं होता। दोनों के सोचने और पाने के लक्ष्य अलग अलग होते हैं, और उस लक्ष्य को पाने में दूसरा उसकी सहायता करे या फिर दूसरा व्यक्ति ही उसको पूरा कर दे, इस बात का प्रबल हस्तक्षेप भी रहता है। विवाह के पश्चात ही आमतौर पर परिवार में विखंडन प्रारंभ हो जाता है। पहले से ही यदि न्यूक्लियर फैमिली हो तो वह और अधिक अल्ट्रा न्यूक्लियर फैमिली में जाने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। अभिभावक और संतान संबंध में भी हमें पूरकता की सही पहचान का सर्वथा अभाव देखने को मिलेगा। बच्चों के लिए माता पिता अपना तन मन धन लगाए हुए होते हैं। इसके बावजूद बच्चों और अभिभावक के संबंध में तालमेल का अधिकांश अभाव दिखाई पड़े, जिसे इधर मनोवैज्ञानिक जनरेशन गैप के रूप में पहचानते हैं। जबकि ध्यान से देखें तो यह समझ में आएगा कि पूरकता का स्पष्ट चित्र के अभाव में ही बच्चों के लिए अभिभावक हर प्रकार से उपलब्ध होते हुए भी वे उनकी समस्त अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ होते हैं, या फिर उनका ध्यान भी नहीं जा पाता। और दूसरी ओर बच्चे भी अपने अभिभावकों के प्रति नम होते हुए भी अपनी आवश्यकता पूर्ति, जो कि उनके अनुसार उनके अभिभावक के द्वारा पूरा नहीं हो रहा है, के लिए अलग दिशा पकड़ लेते हैं। उनके इस प्रकार से अलग दिशा को पकड़ना कई बार अभिभावक को पसंद भी आता है और कई बार अभिभावक को पसंद नहीं आता। यदि पसंद आता भी है तो भी वे उनके साथ तालमेल बिठाने में आमतौर पर अपने पूर्व के जीने के अभ्यास के कारण सफल नहीं हो पाते, और उनका बच्चों के साथ दूरी बढ़ जाती है। जब पसंद नहीं आते तो उसमें तो सहज ही दूरी बढ़ी हुई ही होती। हमारा पड़ोसी के साथ संबंध में क्या पूरकता है, हमारा समाज या राज्य या देश के साथ संबंध में क्या पूरकता है, हमारा धरती व्यवस्था के साथ संबंध में भी क्या पूरकता है, हमारे घरों पर बाहरी व्यवस्था से जो सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं उस व्यवस्था के साथ संबंध में क्या पूरकता है। इन सभी बातों से आमतौर पर पूरा मानव समाज
अनजान दिखाई पड़ता है। इसलिए समाज में संघर्ष, भय, शोषण, भ्रष्टाचार, चोरी, छेड़छाड़, लड़ाई झगड़े यह सब आम है, ऐसा हम सभी देख सकते हैं। हर जगह हमें असंतोष, अशांति, अभाव, छीना झपटी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चोरी, भ्रष्टाचार, परायापन हमें देखने को मिलेगा, जो कि अंततः एक राष्ट्र के विकास के लिए बहुत बड़ा अवरोध है। राष्ट्र कभी विकसित नहीं हो सकेगा यदि इस प्रकार की मानसिकता और वातावरण समाज में विद्यमान हो। कोई भी कानून व्यवस्था हो या प्रशासन व्यवस्था हो या फिर प्रलोभन परक कार्यक्रम हो, जो कि आजकल हमें देखने को मिलता ही है, जिसमें सरकार के द्वारा कई प्रकार के प्रलोभनपूर्ण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कई स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा भी सेवा और उपकार के की भावना से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि धार्मिक भावनाओं, मान्यताओं के अंतर्गत भी कई प्रकार के कार्यक्रम चल ही रहे हैं। इन सभी के बावजूद मानव समाज की स्थिति में कोई सुधार नहीं, क्योंकि पूरकता स्पष्ट है। जबकि हकीकत है कि हर कोई सम्मानित होना चाहते हैं, लोकप्रिय होना चाहते हैं, लेकिन क्या पूरकता को प्रमाणित किए बगैर लोकप्रिय होना अथवा सम्मानित होना संभव ही है? इस तरह हम देखें तो संबंध की सही पहचान के अभाव में जो चुनौतियां हम सभी के बीच आज उपस्थित है, उनमें से एक महत्वपूर्ण चुनौती पूरकता की समझ का नहीं होना है। जब पूरकता स्पष्ट नहीं तो संबंध कैसे साकार हो सकेंगे और कैसे समाज से शोषण, अनाचार, भ्रष्टाचार, द्वेष, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़े, संघर्ष आदि खत्म हो सकेगा। और भी मेरे पास 5 मुद्दे हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है। मुझे लगता नहीं है कि पूरा समय है, फिर भी जितना होता है मैं रखता हूँ। जो तीसरी चुनौती चौथी चुनौती मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, वो है कि संबंध और भेदभाव साथ साथ। संबंध अगर है तो विरोध कैसे, भेदभाव कैसे? इसको हमने यहाँ से आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया। कहा जाता है कि संबंध है तो विरोध कैसे, संबंध है तो ह्रास कैसे, संबंध है तो अभाव कैसे, संबंध है तो संकीर्णता कैसे, संबंध है तो शोषण कैसे? मनोविज्ञान के अंतर्गत इस विषय पर ध्यानाकर्षण हर विद्यार्थी के लिए सहज प्रस्तुत है। क्या विद्यार्थी ये सोच सकेंगे कि क्या संबंध और विरोध, संबंध और शोषण साथ साथ हो सकते हैं? यह बहुत बड़ी चुनौती आज पूरे समाज में हम देख सके। एक साथ हम विनयशील, पुण्यशील, आज्ञाकारी, हितैषी, अति संवेदनशील भी हैं, और साथ ही छल, फरेब, शोषण, हमारा अपना विकास होना चाहिए और दूसरे कुएं में जाएं जैसी मानसिकता, सारा पद, धन, बल हमें प्राप्त हो और दूसरे पदहीन, बलहीन, धनहीन हो जाए जैसी मानसिकता, सारा यश मेरा हो या मेरे किसी अपने का हो और दूसरे मात्र हमारे यश गान करने वाले बने रहे जैसी मानसिकता आदि से आज हम युक्त हैं। ऐसा हम सामान्य सर्वेक्षण से देख ही सके। अमृत का उदाहरण पुनः याद करें तो हमें समझ में आएगा कि अमृत का संबंध सभी के साथ और सभी का भी संबंध अमृत के साथ है। ये परस्परता का निर्वाह इतने अच्छे तरीके से करते हैं कि इनमें कभी विरोध को देखा जाना संभव नहीं, और ये सभी अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। सभी का महत्व बराबर, कोई कम कोई अधिक जैसे कोई बात नहीं। सभी की श्रेष्ठता अपनी अपनी विशेषता के आधार पर बराबर है। लेकिन मानव संबंध को जब देखने जाएं तो हमें कुछ अलग ही दिखाई देते हैं। एक माँ या पिता अपने बच्चे के प्रति जैसी सोच और स्वीकृति रखते हैं, वैसी सोच या स्वीकृति दूसरे माता पिता के बच्चे के प्रति नहीं रखते। केवल एक भारतीय परिवार का ही सर्वेक्षण करेंगे तो समझ में आएगा कि भारत में संपत्ति का बंटवारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कितने ही शिकायतें कोर्ट में पड़े हुए हैं और हर दिन आते भी रहते हैं जो संपत्ति के बंटवारे को लेकर के होंगे। अधिक से अधिक मेरे परिवार को मिले, मेरे बच्चे को मिले, दूसरे भले ही चूल्हे में जाए, ऐसी मानसिकता आमतौर पर अधिकांश घरों में है, जिनमें घरों में झगड़ों का आलम बहुत विशाल है। यहाँ तक कि हत्याओं की भी कितनी ही शिकायतें सिर्फ इस भेदभाव के कारण हमें देखने को मिले।
जब एक घर के भीतर यह स्थिति है तो बाहर तो यह और भी विकृत रूप में ही होगा ना, जो हमें सहज ही नजर डालने पर आज देखने को मिलता है। कोई परिवार क्या कभी ऐसा सोच सकता है कि जैसी हमारे परिवार की जरूरतें हैं वैसी ही अन्य परिवारों की जरूरतें होंगी? किसी भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या ऐसा सोच सकता है कि समाज के हर अंग को सम्यक रूप से सारी वस्तुएं अथवा सुविधाएं अथवा सेवाएं उपलब्ध रहे? इस अर्थ से मेरे पद की गरिमा है, मेरे पद की महिमा है और इसे पूरा करना मेरा कर्तव्य है। क्या ऐसा वे नहीं सोच सकते? क्योंकि उन्हें अपना परिवार प्यारा है और दूसरे परिवार उनके लिए कोई विशेष महत्व नहीं रखता, इसलिए उनका सोचना इस दिशा में हो नहीं पाता। बल्कि वे उक्त पद पर गए भी इसीलिए हैं ताकि वे अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर पाए। समाज में व्याप्त घुसखोरी, भ्रष्टाचार, शोषण के कारण क्या है? क्योंकि हम अपने परिवारजनों को अपना संबंधी मानते हैं और दूसरों को पराया। संबंधों के साथ संबंध के साथ भेदभाव भी चले तो कभी परिवार का या समाज का या राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं। इसलिए आज परिवार में कलह है, झगड़े हैं, वे बनते हैं, विघटित हो जाते हैं, होने लगते हैं। समाज में शोषण है, अनाचार है, मेरी बहन है, दूसरे की बहन मैं बलात्कार कर सकता हूँ, मेरा बेटा है, उसके लिए दूसरों का मैं शोषण कर सकता हूँ, मेरी संपत्ति मेरा धर्म मेरी जाति, मेरा धर्म मेरी जाति है, इसके लिए दूसरों के धर्म हाँ रामेश्वर भाई, आवाज। ये म्यूट है, अभी अनम्यूट कर लें रामेशंकर भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी। आवाज आ रही। जी हाँ, अभी ठीक। अभी फिर से रुकावट आ गई है। सिग्नल वाली जगह थोड़ी सी। अब आ रहा है? जी हाँ, ठीक। जब जब संबंध हो तो भेदभाव नहीं हो सकते, लेकिन आज तक संबंध के अर्थ की सही पहचान के अभाव में हम अपने पराये के विभाजन में झूलते रहे हैं, जिससे कि समाज या परिवार कभी भी युद्ध, संघर्ष, कलह आदि से मुक्त नहीं हो सका और आज भी सूरसा की भांति हमारे मानस पर काबिज है। फिर कैसे अमन चैन आदि की कल्पना की जा सकती? पांचवी जो चुनौती मैंने देखा है वो है कि परिवार में काम के विभाजन का निर्धारण का आधार स्पष्ट है। 6:50 हो रहे हैं भैया, क्या करना है, आगे बढ़ना है? मुझे लगता है कि जो चुनौतियां आपने लिखी हैं, एक बार यदि वो केवल मुख्य चुनौतियों को आप गिना दें तो हमारा ध्यान उधर चला जाए। विश्लेषण हम आपसे दूसरे सत्र में सुन लेंगे, या और भी जो जुड़ी बातें आपने रखी होंगी उसको हम आगे सुन लेंगे, और तत्पश्चात हम प्रश्न लेना चाहेंगे। जी। तो जो पांचवी चुनौती जो मैंने देखा है वो है कि परिवार में काम के विभाजन के निर्धारण का कोई आधार बहुत स्पष्ट नहीं, किसको क्या करना है ये स्पष्ट नहीं, इसलिए आमतौर पर इस पर काफी झगड़े देखने को मिलते हैं। अब तक आज से 25 साल पूर्व अगर देखने जाए तो वहां पर ये लड़कियों का काम है, ये लड़कों का काम है, ये स्त्रियों का काम है, ये पुरुषों का काम है, इस ये किसानों का काम है, ये मजदूरों का काम है, ये इनका काम है, उनका काम है। परिवार में भी ये बहनों का काम नहीं है, ये भाइयों का काम नहीं है।
ऐसी कई चीजें हमें देखने को मिलती हैं आज, जबकि विकास के मायने हमारे जीने की शैली में विकसित हो गए हैं, जहाँ पर पति पत्नी या स्त्री पुरुष दोनों ही बाहर जॉब के लिए जाते हैं और दोनों ही जॉब से आते हैं, तो एक बड़ा झगड़ा इस बात को लेकर के होता है कि अमुक कार्य किसको करना है। और बल्कि सर्वेक्षण से पता लगता है कि इस एक खास मुद्दे को लेकर के भी पति पत्नी में डाइवोर्स जैसी स्थिति को भी देखा जा रहा है। तो सभी की काम का विभाजन किस प्रकार से है, इसके भीतर क्या कोई मौलिक स्वरूप भी है, इसके भीतर कोई वास्तव में कोई मौलिक संरचना भी है, उसको आइडेंटिफाई करना आवश्यक है, जो आज तक नहीं होने से इसको हम परिवार में या समाज में स्थापित रूप से देख नहीं पाए। इसलिए ये विभाजन बना हुआ है कि ये स्त्रियों का काम है, ये पुरुषों का काम है। इस तरह से पुरुष स्त्री का शोषण कर ले, स्त्री पुरुष का शोषण कर ले। मानव समाज में जो अलग अलग वर्ग हैं, वे वर्ग एक दूसरे का शोषण इसी अर्थ में करते हैं क्योंकि ये उनका काम है, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम है, उनका काम है। तो संबंध की पहचान के अभाव में एक महत्वपूर्ण चुनौती इस रूप में भी है कि परिवार में या समाज में काम के विभाजन के निर्धारण का कोई स्पष्ट आधार अब तक नहीं पहचान में है। इसको आगे कभी हमें मौका मिलेगा तो मैं रखने का प्रयास करूंगा। छठा जो पॉइंट मैंने लिया है वो है कि परिवार में मूल्यों का तेजी से ह्रास। मूल्य तेजी से जो है ह्रास की दिशा में, इसको हमने यहाँ पर जो देखने का प्रयास किया है वह इस रूप में कि श्रेष्ठता लगभग गौण होने लगी, विशेषता लगभग गौण होने लगी। मूल्य पूर्वक एक दूसरे के साथ जो प्रस्तुतियां हैं वह धीरे धीरे क्षीण होने लगी। संबंध में जो विश्वास, सम्मान और स्नेह जो आधार मूल्य हैं, जिनके होने से ही परस्परता और संबंध को पहचान सकते हैं, उनमें काफी गिरावट आ गया है। इसके कारणों को और इसके नहीं होने से आज जो विकृतियां हैं उसको यहाँ पर हमने देखने का प्रयास किया है और इसके समाधान के स्वरूप क्या हो सकते हैं उसको भी दिशा निर्देश कराने का प्रयास किया है। सातवां जो बिंदु मैंने देखा है, पहचाना है, वो है कि संबंध और पैसे में वरीयता क्रम का बदल जाना। अभी हमारे वरीयता में पैसा है, संबंध पीछे। इसमें मैंने एक छोटी सी बात बस इस रूप में रखी है कि किसको वरीय कहा जाए, ये हम कैसे पहचान सकते हैं। इसको एक उदाहरण से मैंने इस रूप में रखा कि जब पति पत्नी दो हैं तो उनके घर में जो आवश्यकताएं होंगी वे एक प्रकार की होंगी, और जब संतान आ जाती है तो आवश्यकताओं का स्वरूप बदल जाता है। वस्तुएं और जो जो चाहिए वो जो पहले से थी और क्या क्या चाहिए ये हमें देखने को मिलता है। तो ये समझ में आता है कि नया कोई संबंधी आता है तो आवश्यकताएं बढ़ जाती, अर्थात संबंध पहले है, आवश्यकता बाद। लेकिन व्यवहार में हम देखें तो हमारे लिए धन पहले है, संबंध बाद में। ऐसी मानसिकता हम अपने में देख ही सकते हैं। पति पत्नी में हो, पिता पुत्र में हो, माता पुत्र में हो, या भाई बहन में हो, भाई भाई में हो, मित्र मित्र में हो, समाज के साथ संबंध हो, कहीं भी हमारे लिए अब वरीय स्थान अगर कोई रखता है तो वो पैसा है, न कि संबंध। और इसके कारण जो विकृतियां हैं उसको हमने यहाँ पर देखने का प्रयास किया। आठवां जो चुनौती हमने देखा है वो है संबंधों में हिंसा, घरेलू हिंसा, आत्महत्या जैसी घटनाएं, संवेदनहीनता और भय का तेजी से विकास जो परिवार में देखने को मिलता है। परिवार जीने की स्थली, अगर परिवार ही असुरक्षित हो जाए तो व्यक्ति जिएगा कहाँ। परिवार में ही हिंसा स्थापित हो जाए तो व्यक्ति जिएगा कहाँ। यह महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें हमने जो देखने का प्रयास किया है, अगर आप कहें तो 5 मिनट में एक्स्ट्रा लेकर इसको पढ़ ही देता हूँ, क्योंकि इसको पूरा पढ़ने से मुझे बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन आप कहेंगे तो अगली बार रखेंगे।
तो कोई बात आ, नहीं। आप बिंदुओं को स्पष्ट केवल गिन दें, क्योंकि कुछ हाँ, तो समय प्रश्न के लिए भी हमें चाहिए। तो तो ये जो घरेलू हिंसा के बारे में हमने यहाँ जो पहचानने का प्रयास किया है, वह है कि महिलाओं के साथ सबसे अधिक घरेलू हिंसा देखी जाती है। इसके साथ ही और भी हिंसा के स्वरूप हैं, जैसे बुजुर्गों के प्रति हिंसा का स्वरूप। जो सौतेली माँ अगर कहीं आ जाती है, तो वहां पर सौतेले संतानों के प्रति हिंसा, सौतेले संतानों के प्रति दुर्व्यवहार, और भी दुर्व्यवहार को हम परिवार में अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं। कोई बहन अगर विधवा हो गई है, वे वापस अगर अपने घर में आ जाती हैं, तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार ही होता है, बहुत अच्छे से संबंध निर्वाह नहीं होता, उनके साथ भी हिंसा को देखा जाता है। तो हिंसा को कई प्रकार से हम परिवार में देख पा रहे हैं, और इन सब के मूल में कारण क्या है, उसको देखने का मैंने यहाँ प्रयास किया। ये तो हिंसा को अगर देखा जाए तो दो प्रकार से देखी जा सकती है। एक शारीरिक हिंसा जो स्थूल रूप में हमें स्पष्ट होती है, और एक मानसिक हिंसा जो जिस पर आमतौर पर हमारा ध्यान अब तक नहीं जा सका है, और उसको ध्यान देने की जरूरत है। उस मानसिक हिंसा में ही यह शारीरिक हिंसा प्रभावी होती है, अन्यथा वो प्रभावी नहीं हो सकती। इसको हमने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। मानसिक हिंसा का स्वरूप क्या है, उस पर विस्तार से देखने की जरूरत है, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है। आगे जब भी मौका लगेगा इसको रखूंगा। जी भैया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। और इसमें कहीं भी जो भी आपको न्यूनता या जो अनावश्यक आपको लगे, उसको अवश्य हमको बताएं, ऐसा विनम्र निवेदन। बहुत ही बढ़िया। और ये मुद्दा ऐसा ही है कि हमारा ध्यान अपने परिवार, अपने संदर्भों तक सिमट जाता है, जबकि आपने बार बार इस बात को ध्यान दिलाने की कोशिश की है कि ये परिवार संबंध होते हैं, वो ठीक है, मेरे आसपास जो मेरे से जुड़े हैं उधर तक ध्यान जाता है, जबकि ये प्रकृति में अस्तित्व सहज विधि से संबंध है। यदि उस तरह से मौलिकता में देखा जाए, और तो जो है वो हम समाधान की तरफ, या जो अपेक्षा है परिवार का, जो स्वरूप है, जो तालमेल और उत्सवशीलता है, वो परिवार में समा पाए। तो प्रस्तुति जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे आधे में रुक गई है, और हमारी प्यास बढ़ गई है परिवार को लेकर समाधान वाली बिंदुओं को देखने के लिए। एक चीज और आपकी प्रस्तुति में जो है कि अमरूद के शब्द कई बार आए। मैं व्यक्तिगत रूप से बता दूं सभी को कि इनके यहाँ अमरूद का पेड़ है, और उसमें बड़े सुंदर और मीठे अमरूद फलते हैं। मैं इस बात से इसी बात की तरफ इंगित करना चाहूंगा कि ये जो रामाशंकर भाई की प्रस्तुति है, उसमें बहुत बारीक निरीक्षण है, जो उनके घर से, परिवार से, संबंधों से शुरू होता है, और वो फैल करके पूरे समाज और प्रकृति तक जाता है। ये मौलिक लेखन है इनका। इनकी प्रस्तुति भी बहुत ही बेसिक, बिना किसी पीपीटी के है, लेकिन जो मुद्दे हैं और जो जहां उन्होंने पहुंचाने की कोशिश की है, वो वाकई हम लोगों को वापस सोचने के लिए मजबूर करता है। तो निश्चित रूप से हम सभी के पास कुछ न कुछ प्रश्न होंगे। ये समीक्षात्मक दिखने जैसा ये प्रस्तुति था, लेकिन इसके पीछे जो संबंध, कि अमरूद चाहिए तो पेड़ नहीं चाहिए, अच्छा ठीक है पेड़ चाहिए तो क्या मिट्टी नहीं चाहिए, अच्छा ठीक है मिट्टी चाहिए तो क्या उस कीचड़ नहीं चाहिए, ठीक है थोड़ा पानी पड़ गया लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पड़े। इस तरह से एक अमरूद पूरी प्रकृति के साथ, बादल के साथ, आबो हवा के साथ जुड़ा हुआ है, और इस जुड़ाव को पहुंचाने के लिए संबंधों को देखना, और जिसमें उन्होंने जो 5 चुनौतियों के रूप में शुरुआत में अच्छे विश्लेषण के साथ कहा कि संबंध स्थायी नहीं हो पा रहे हैं, संबंध अखंडता में नहीं दिखाई दे रहे हैं, संबंध की स्वीकृति में पूरकताएं स्पष्ट नहीं है, संबंध की पहचान ठीक से नहीं हो पा रही है, और परिवार में काम का विभाजन ठीक से नहीं हो पा रहा है। इसको तो उन्होंने बहुत अच्छे से विश्लेषित किया। आखिरी के कुछ बिंदु में उन्होंने केवल चुनौतियों को बताया कि परिवार में तेजी से मूल्यों का ह्रास हो रहा है, और संबंध और पैसे में जो है, पैसा महत्वपूर्ण हो गया है। घरेलू हिंसा की तो बात ही छोड़ दीजिए, किसी ने कुछ टोक दिया, संबंध उसमें नहीं दिखते हैं।
यदि सब्जी के लिए झोला भी पकड़ाया जा रहा है तो लो ले आओ, मतलब कोई जुड़ाव जैसी बात नहीं दिखती। तो ये भी हिंसा है, ये हिंसा का स्वरूप है, इसीलिए उसके फैलाव को रमाशंकर भाई ने नहीं रखा। ठीक उसी तरह दूसरी तरफ से भी ऐसी हिंसाएं जो संवाद में, और बड़ी अच्छी बात मतलब बड़े बारीक से कहा कि केवल ये शारीरिक हिंसा नहीं, मानसिक हिंसा के हम बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे क्षण हम लोग आए दिन देखते हैं। ये सब कुछ परिवार में ही होने वाली बात है, जहाँ हम रोज रहते हैं और रोज वहीं से घर से काम के लिए निकलते हैं। तो बहुत बड़ा दायरा आपने कवर किया है। निश्चित रूप से ये 1 घंटा 50 मिनट काफी नहीं था। हम आपसे दूसरी प्रस्तुति की अपेक्षा रखेंगे, और दर्शकों में जो भी सुन रहे हैं श्रोतागण और जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे हम चाहेंगे कि कुछ ऐसे बिंदु जो आप पूछना चाहें तो हम कुछ मिनट उसके लिए ले सकते हैं जी। मैं देख रहा हूँ कि अधिकांश लोग जो हैं वो दीदी लोग हैं और परिवार से जुड़े मुद्दे हैं। तो कोई भी अपनी बात को रख सकता है, कोई कोई भी मुद्दा ऐसा है जो छू गया है, उसकी शेयरिंग भी हो सकती है जी। एक हैंड रेज है, यदि आप अपनी बात रखें। नाम नहीं दिख रहा मुझे। हेमकांत भैया। सभी को नमस्कार। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सभी? जी भैया, स्पष्ट है आपकी आवाज, आप अपनी बात रख सकते हैं भैया जी। तो जैसे भैया ने संबंधों के बारे में ये थोड़ी चर्चा की है, तो मैं वैसे तो काफी अच्छा भैया ने मार्गदर्शन किया है हमारा। तो मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जो गलत लोगों के साथ जो हम तर्क या वितर्क करने से कहीं अच्छा है कि हम अच्छे लोगों के साथ संबंध बनाएं या समन्वय करें संबंधों का। और पर क्या है, मेनली बात वो भी है कि हम किस प्रकार से सामने वाले को देखें कि वो, मतलब पहले खुद को ही देखना है कि हम पहले खुद को किस प्रकार से देखें कि हम किसी दूसरे से व्यवहार करने में कुशल हैं, या हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं दूसरे के प्रति। क्योंकि हमारा व्यवहार ही हमारा आईना होता है। हम क्योंकि जैसा व्यवहार हम दूसरे के प्रति करेंगे तो उसी से दूसरे से भी अपेक्षा की जाती है कि वो भी आपके प्रति अच्छा व्यवहार करे। और क्या है, संबंधों में क्या है, संबंध लोगों में ही होते हैं। आपस में मतलब आपस में बातचीत करने से या उससे समन्वय से ही संबंध स्थापित होते हैं, परस्परता में, उपयोगिता में। और आपका, तो उसी के थ्रू मैं थोड़ा सा मार्गदर्शन चाह रहा था कि हम किस प्रकार से अ, अपने आप को मतलब अपने माइंड को कि जो हम कुछ पहले जो कुछ मतलब कह सकते हैं पुरानी मान्यताएं हमारे में जो हैं, उन्हें बदल कर हम आगे बढ़ सकें संबंधों में। जी। रामशंकर भाई, आप भैया के प्रश्न को यदि सुन पाए हैं, तो वो मार्गदर्शन चाह रहे हैं कि वो संबंध में मधुरता लाने के लिए क्या काम स्वयं पर करें। इसको थोड़ा सा। तो भैया, जो मुझे देखने में आया है, मध्यस्थ दर्शन जो है वास्तव में संबंध और व्यवस्था को ही प्रकाशित करने के अर्थ में है। ऐसा मेरी अपनी आज तक की जो उपलब्धि से मुझे स्वीकृत होता है। संबंध जो है एक इकाई का दूसरी इकाई के साथ हमें देखने में तो आते हैं, लेकिन एक इकाई का समग्र व्यवस्था में उसका संबंध है।
यह आमतौर पर हम इसको देख नहीं पाते। जो अमरूद का उदाहरण लिया था वो भी इसी अर्थ में लिया कि हम हवा, पानी, मिट्टी, पत्थर, इन सब के साथ जो संबंध है और जिसके कारण ये अमरूद अमरूद की जगह पर है, और अमरूद अमरूद की जगह पर होने से ही पेड़ की भी निरंतरता है, यह सब हम शायद नहीं देख पाते। इस प्रकार से हम संबंधों को देखते। मानव परंपरा धरती पर है, यह हमने नहीं बनाई, और किसी भी इकाई की परंपरा धरती पर है, वह भी हमने नहीं बनाई। वह एक विधि से, एक नियम से बनी हुई, और अगर वो बनी हुई है इसका मतलब है कि वे संबंध का निर्वाह करी रही। मानव परंपरा भी निश्चित ही किसी विधि से, किसी नियम से बना हुआ है। इसकी पहचान मानव को होता है कि वो उसको पूरा करता है, उसको जी पाता है, जी करके प्रमाणित करता है, खुशहाली को व्यक्त करता है। वह खुशहाली जो है सार्वभौमता में अपने आचरण को प्रकाशित करती है। अगर यह हमें नियम, विधि स्पष्ट नहीं होते तो हम ऐसा करने से जो है वंचित रह जाते। यही हमारे लिए क्षोभ है, यही हमारे लिए दुख का, पीड़ा का कारण। तो ये मध्यस्थ दर्शन से हमें समझ में आया। तो यहाँ जो मैंने दिखाने का प्रयास किया है वह है कि चुनौतियां क्या क्या हैं आज जो समाज में व्याप्त है, जो संबंध की पहचान का नहीं होने के अभाव के कारण आज हमारे समक्ष, जो मनोविश्लेषकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने या सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, सामाजिक सुधारकों ने जो अब तक रखे हैं, उन सभी में भी कुछ कुछ ऐसी मौलिक बातों को शायद वो एड्रेस नहीं हो पाया, जिसके कारण उस पर ध्यान जाना अब तक नहीं हो पाया। तो उन पर ध्यान हमारा चला जाए, और आगे इसके जो है इसका समाधान मध्यस्थ दर्शन में उपलब्ध है। इसको हम आगे के सेमेस्टर में इसको दिखा पाएंगे, ऐसा यहाँ से एक प्रयास है जिसपे मेरी अपनी धन्यवाद भैया आपका, अपूर्ण संस्थान की तरफ से, और मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपको धन्यवाद करता हूँ। आपका मार्गदर्शन मिला, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद भैया। तो क्योंकि एक तरह से समय पूरा हो गया है और कोई हैंड रेज नहीं है, तो यहाँ सत्र का समापन एक बार पुनः आप सभी की आवश्यकता महसूस करता हूँ। जी, सभी को नमस्ते, और रामाशंकर जी का विशेष रूप से धन्यवाद। इतनी अस्वस्थता के बावजूद आपने अपनी प्रस्तुति रखी, और अपेक्षा है कि अगली प्रस्तुति में आप अपनी पूरी बात अच्छे से फिर से रख पाएंगे और हमें उसका लाभ पूरा पूरा मिल पाएगा। धन्यवाद रामाशंकर भाई, और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद।